नमस्कार। आज हम एक ऐसे आंदोलन की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने देश भर के शिक्षकों को आप कह सकते हैं कि एकजुट किया और उन्हें अपनी आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। हाँ बिल्कुल। मुद्दा केवल नीतियों का नहीं था, बल्कि जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये उनके पेशेवर अस्तित्व और सम्मान से जुड़ गया था। सही कहा। हम बात कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से जुड़े विवादों की और उसके चलते जो विरोध प्रदर्शन हुए उनकी। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही मानवीय और नाटकीय अंदाज में पेश करती है। इसमें शिक्षकों के व्यक्तिगत संघर्ष से लेकर 25 नवंबर को दिल्ली में हुए एक बड़े प्रदर्शन तक का पूरा सफर दर्ज है। हाँ, ये स्रोत हमें सीधे उनकी कहानी सुनाते हैं, शिक्षकों की जुबानी। तो चलिए इस सामग्री को परत दर परत खोलते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि इन शिक्षकों की असल मांगे क्या थी। हाँ, मतलब क्यों ये मुद्दे इतने बड़े बन गए। बिल्कुल। क्यों टेट, जो कि शिक्षकों की योग्यता परखने की एक परीक्षा है, और ओपीएस, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हैं, ये इतने बड़े विवाद का केंद्र बन गए। और कैसे व्यक्तिगत स्तर पर महसूस की जा रही चिंताएं, हताशा और गुस्सा वो धीरे धीरे एक संगठित आंदोलन में बदल गया, जिसकी गूंज सड़कों तक सुनाई दी। सही। ये सिर्फ नियमों या पैसों की लड़ाई नहीं थी, जैसा स्रोत बार बार इशारा करते हैं। ये उनके लिए सम्मान वापस पाने की एक जद्दोजहद बन गई। हाँ, और ये सामग्री हमें इस पूरे घटनाक्रम को सीधे उन लोगों के नजरिए से देखने का मौका देती है, यानी कि शिक्षक। जी। यहाँ विश्लेषण करने लायक बात यह है कि कैसे नितांत व्यक्तिगत लगने वाली चिंताएं, जैसे किसी के तनख्वाह कटना, ये बुढ़ापे में पेंशन की अनिश्चितता, ये कैसे एक सामूहिक पहचान और साझा उद्देश्य का आधार बन जाती हैं। ये सिर्फ भीड़ का इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक समूह अपनी मांगों को लेकर संगठित होता है, कैसे नेतृत्व उभरता है और कैसे वो व्यवस्था के साथ संवाद स्थापित करने या उसे चुनौती देने का प्रयास करता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत, जैसा हमारी स्रोत सामग्री बताती है, एक सामान्य शिक्षक के रोजमर्रा के जीवन और उसके अंदर चल रहे द्वंद्वों से होती है। हाँ। कल्पना कीजिए, एक शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है, चाक हाथ में है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, कहीं भटक रहा है। स्रोत सामग्री बताती है कि वो शिक्षक थका हुआ महसूस कर रहा है। वजह वेतन में हुई कटौतियां, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस अब नहीं रही। हाँ, ये एनपीएस वाला मामला। और सबसे बढ़कर बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट देने का बढ़ता दबाव। ये टेट वाला मुद्दा भी काफी पेचीदा था। जरा सोचिए, 20 साल तक पढ़ाने के बाद, अपने अनुभव और योग्यता को सालों तक साबित करने के बाद फिर से एक परीक्षा देने की बात उसे अंदर तक कचोट रही है। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। सामग्री में उसके मन की एक पंक्ति दर्ज है, क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ खुद को बार बार साबित करने के लिए बना है? ये बहुत पीड़ादायक सवाल है अपने आप में। हाँ, और जब क्लास में कोई बच्चा मासूमियत से पूछता है, सर आप आज कुछ परेशान लग रहे हैं, तो वो बस जबरदस्ती मुस्कुरा देता है। बाहर से सब ठीक दिखाने की कोशिश। बिल्कुल, लेकिन अंदर से, जैसा स्रोत बताते हैं, वो खुद को टूटा हुआ और उपेक्षित महसूस कर रहा होता है। और ये सिर्फ एक शिक्षक की कहानी नहीं, बल्कि हजारों की भावनाओं का प्रतिबिंब लगती है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना होगा कि मुद्दा सिर्फ नीतिगत फैसलों के लागू होने या ना होने का नहीं था, जैसे ओपीएस हटाकर एनपीएस लाना या टेट को कुछ राज्यों में स्थायी शिक्षकों के लिए भी जरूरी बनाने की बात। हाँ। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये शिक्षकों द्वारा महसूस किए जा रहे महत्व के ह्रास को दर्शाता है। उन्हें लग रहा था कि व्यवस्था उनके वर्षों के अनुभव, उनकी विशेषज्ञता को नजरअंदाज करके मानकीकृत परीक्षाओं की कसौटी पर उन्हें बार बार कसना चाहती है। मतलब अनुभव की कोई कीमत नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसके साथ ही एनपीएस को लेकर आर्थिक असुरक्षा की भावना भी बहुत प्रबल थी, जहां पेंशन बाजार की जोखिमों पर निर्भर करती है, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं था। वो एक तयशुदा लाभ था। बिल्कुल। ये सारी चिंताएं मिलकर उनके पेशेवर आत्मसम्मान पर चोट कर रही थीं। इसीलिए ये केवल आर्थिक या सेवा शर्तों की लड़ाई न रहकर सम्मान की लड़ाई बन गई। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक असुरक्षा नहीं, बल्कि एक तरह का पहचान का संकट भी था कि क्या हम वाकई सम्मानित पेशेवर माने जाते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में कहानी एक नया मोड़ लेती है। सामग्री के अनुसार 1 अक्टूबर की शाम को सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर और फेसबुक पर
शिक्षकों का दबा हुआ गुस्सा अचानक जैसे फूट पड़ता है। हाँ, सोशल मीडिया एक बड़ा मंच बना। हैशटैग ओपीएस बहाली, टीटी अन्याय, दिल्ली कूच जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं। शिक्षक अपनी व्यक्तिगत कहानियां, अपनी पीड़ा, अपने तर्क साझा करना शुरू करते हैं। अपनी आप बीती सुना रहे थे सब। हाँ, एक आम भावना जो उभर कर सामने आती है वो है, हम शिक्षक हैं, कोई अपराधी नहीं जो बार बार अपनी बेगुनाही साबित करें। कमेंट सेक्शन में आक्रोश और संकल्प साफ झलकता है। बहुत हुआ ऑनलाइन विरोध, अब की बार सड़कों पर उतरकर जवाब देंगे। चलो दिल्ली, 25 नवंबर को राजधानी में मिलते हैं। ये डिजिटल दुनिया में शुरू हुई एक लामबंदी थी। हाँ, एक वर्चुअल मोबिलाइजेशन। इसके तुरंत बाद सामग्री में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग का जिक्र है। कल्पना कीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर देश भर से जुड़े चेहरे। जी। इनमें विजय कुमार बंधु और स्थित प्रज्ञा जैसे प्रमुख शिक्षक नेता हैं जो अपने अपने संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनके साथ जुड़े हैं सैकड़ों प्रदेश अध्यक्ष यानी राज्य स्तर के नेता। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था। बिल्कुल। माहौल गंभीर है, लेकिन एक संकल्प भी है। यहीं पर औपचारिक रूप से 25 नवंबर को दिल्ली कूच यानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया जाता है। हाँ, ये बड़ा कदम था। और इसी मीटिंग में, जैसा स्रोत बताते हैं, एक नेता ये बात कहते हैं जो आंदोलन का केंद्रीय नारा बन जाती है। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ ओपीएस वापस लाने या टेट की शर्तों को बदलने की नहीं है। ये हमारे छीने हुए सम्मान को वापस पाने की लड़ाई है। इस वाक्य के बाद पहले गहरा सन्नाटा छाता है और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। ये सम्मान वाला एंगल बहुत प्रभावी साबित हुआ होगा। इसने सबको जोड़ा। लगता तो यही है। हाँ, यहाँ आंदोलन की रणनीति और उसके विकास को देखना दिलचस्प है। पहली बात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल भड़ास निकालने के लिए नहीं, बल्कि एक संगठित अभियान चलाने, सूचनाएं प्रसारित करने और लोगों को जोड़ने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया गया। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात, नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसने अलग अलग राज्यों, अलग अलग शिक्षक संघों की बिखरी हुई आवाजों को एक साझा मंच और एक साझा लक्ष्य दिया। ये आसान नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसे आंदोलनों में आंतरिक मतभेद भी होते हैं। और तीसरी और शायद सबसे प्रभावी रणनीति, मुद्दे को केवल नीतिगत या आर्थिक मांगों तक सीमित न रखकर उसे सम्मान जैसे व्यापक और भावनात्मक मुद्दे से जोड़ना। जी। ये रणनीति व्यक्तिगत हताशा को सामूहिक कार्रवाई में बदलने और आंदोलन को नैतिक बल देने में कामयाब रही। हालांकि स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, पर यह सवाल उठता है कि क्या ये सम्मान की व्यापक अपील सभी शिक्षक गुटों को समान रूप से जोड़ पाई, या कुछ जगहों पर प्राथमिकताएं शायद अलग भी रही हों? ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, सामग्री आगे बताती है कि जैसे जैसे 25 नवंबर की तारीख पास आती है, माहौल में तनाव बढ़ता जाता है। हाँ, वो अपेक्षित था। मुख्यधारा के टीवी चैनलों पर बहसें तेज हो जाती हैं। विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल करना आर्थिक रूप से संभव है? क्या अनुभवी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता न्याय संगत है? मीडिया का फोकस बढ़ गया था। बिल्कुल। लेकिन इन बहसों के बीच सरकार की तरफ से, जैसा कि स्रोत में दर्शाया गया है, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। कोई स्पष्ट बयान नहीं, कोई संवाद की पहल नहीं। ये चुप्पी, ये अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देती है। हाँ, और ये चुप्पी शिक्षकों के बीच अनिश्चितता और एक अनजाने डर को और गहरा कर देती है। उन्हें लगता है कहीं सरकार प्रदर्शन से ठीक पहले कोई और प्रतिकूल फैसला ना ले ले, कोई नया नियम, कोई नया नोटिफिकेशन ना आ जाए। ये डर तो रहता ही है। इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार 25 नवंबर के प्रदर्शन से पहले ओपीसीएसटी पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अच्छा, तो उम्मीद भी जगी। हाँ, इस खबर ने माहौल में सस्पेंस और उम्मीद दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। सबकी नजरें टिकी थीं कि क्या वाकई कोई घोषणा होगी। फिर तारीख आती है 8 नवंबर। दिल्ली में देश भर से आए प्रदेश अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। प्रदर्शन से पहले की तैयारी। हाँ, स्रोत इस बैठक के माहौल का बहुत ही सजीव चित्रण करते हैं। मंच पर नेताओं के भाषणों में जोश है, तो सामने बैठी भीड़ में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। माहौल बन रहा था। कहीं किसी की आंखों में भविष्य की चिंता के आंसू हैं, तो कहीं व्यवस्था के प्रति गुस्से से किसी की मुट्ठियां भींची हुई हैं। बीच बीच में नारे गूंजते हैं, शिक्षक एकता जिंदाबाद, ओपीएस हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे, टेट का अन्याय नहीं सहेंगे। नारे बहुत मायने रखते हैं ऐसे आंदोलनों में। हाँ, ये बैठक 25 नवंबर के प्रदर्शन की अंतिम रणनीति तय करने और जोश भरने के लिए थी। सरकार की ये चुप्पी, जैसा कि स्रोतों में उल्लेख है, ये कई तरह के सवाल खड़े करती है।
क्या ये दबाव बनाने की, आंदोलनकारियों के धैर्य की परीक्षा लेने की एक सोची समझी रणनीति थी? हो सकता है। या फिर ये सरकार के अंदर ही नीतिगत मुद्दों पर अनिर्णय या असमंजस की स्थिति को दर्शाती थी? ये भी मुमकिन है। वजह जो भी रही हो, इसका सीधा असर दोनों पक्षों पर पड़ रहा था। आंदोलनकारी इसे अपनी उपेक्षा मानकर और ज्यादा एकजुट हो रहे थे, तो शायद सरकार भी इस बढ़ते दबाव को महसूस कर रही होगी। ये स्थिति इस बात को भी रेखांकित करती है कि संवादहीनता यानी बातचीत का पूरी तरह अभाव कैसे जमीनी स्तर पर तनाव को और बढ़ा सकता है और आंदोलनों को अप्रत्याशित दिशाओं में ले जा सकता है। सूत्रों के विवरण से ऐसा लगता है कि इस चुप्पी ने आंदोलनकारियों के संकल्प को कमजोर करने के बजाय शायद और मजबूती किया। लगता तो यही है। और फिर आता है 25 नवंबर का वो दिन। हाँ, डी डे। सुबह से ही दिल्ली की सीमाओं और शहर के अंदर की सड़कों का नजारा बदला हुआ है। स्रोत इसका एक नाटकीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बसें, ट्रेनें, निजी गाड़ियां, हजारों की संख्या में शिक्षक, महिला और पुरुष देश के कोने कोने से दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ी लामबंदी थी। हाँ, रामलीला मैदान या जंतर मंतर की ओर बढ़ते हुए उनके हाथों में अपने अपने संघों के लाल, नीले, हरे झंडे हैं, बैनर हैं जिन पर उनकी मांगे लिखी हैं। हवा में नारों की गूंज है, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद। माहौल पूरा चार्ज होगा। बिल्कुल। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी नजर आ रही है, जो माहौल में एक किस्म का तनाव भर रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होगी। हाँ, इसी भीड़ के बीच स्रोत एक बुजुर्ग शिक्षक के अनुभव का जिक्र करते हैं। शायद वो अपने कुछ साथियों के साथ खड़े होकर सब देख रहे हैं। वो कहते हैं, मैंने 1998 में नौकरी शुरू की थी। उस वक्त हमें बताया गया था सरकारी नौकरी है, अब तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, पेंशन मिलेगी, सम्मान मिलेगा। उस पीढ़ी की उम्मीदें थी। हाँ, पर आज इतने सालों बाद यहाँ खड़ा होकर ऐसा लग रहा है जैसे हमसे सब कुछ छीन लिया गया हो। अब लगता है हमें अपना भविष्य सड़कों पर उतरकर खुद ही तय करना होगा। ये बहुत मार्मिक बयान है। स्रोत बताते हैं कि ये कहते हुए उनकी आवाज में एक कंपन थी, शायद उम्र का असर या शायद गहरी निराशा का। लेकिन उनके आसपास खड़े युवा शिक्षक और जोर से नारे लगाने लगते हैं, ओपीएस बहाल करो, शिक्षकों को सम्मान दो। पीढ़ियों का दर्द और गुस्सा एक साथ दिख रहा था। बिल्कुल। दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब कई मायनों में महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में दिख रहे गुस्से या कुछ नेताओं के संगठनात्मक प्रयासों का परिणाम भर नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, ये उस गुस्से, उन प्रयासों, उन चिंताओं का भौतिक प्रकटीकरण था। जमीन पर उतरना। इस तरह के प्रदर्शन मुद्दे को जबरदस्त दृश्यता प्रदान करते हैं। मीडिया का ध्यान खींचते हैं। हाँ, मीडिया का ध्यान खींचते हैं, आम लोगों तक बात पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सत्ता के गलियारों तक एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। उस बुजुर्ग शिक्षक का बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि नीतिगत बदलावों का असर सिर्फ वर्तमान पीढ़ी पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता है जिन्होंने सालों तक व्यवस्था पर भरोसा किया था। सही कहा। ये आंदोलन की भावनात्मक गहराई और उसके पीछे छिपी पीड़ा को उजागर करता है। ये केवल एक दिन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जैसा स्रोत बताते हैं, ये सालों के दबे हुए गुस्से, भविष्य की चिंताओं और पहचान के संघर्ष का एक प्रतीक बन गया था। हाँ। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ओपीएस की मांग क्यों इतनी प्रबल है, क्योंकि वो एक परिभाषित लाभ योजना थी जहाँ पेंशन राशि तय थी, जबकि एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें रिटर्न बाजार पर निर्भर है, जो शिक्षकों को ज्यादा असुरक्षित लगता है। हाँ, वो अनिश्चितता डराती है। बिल्कुल। इसी तरह अनुभवी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को उनके वर्षों के अनुभव और उनकी स्थापित योग्यता के अपमान के रूप में देखा गया। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है 25 नवंबर की शाम को। रैली अपने पूरे उफान पर है, मंच से भाषण जारी हैं, भीड़ का जोश कम नहीं हुआ है। दिन भर का प्रदर्शन, शाम तक माहौल कैसा था? पूरा जोश था। मीडिया कर्मी नेताओं से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच एक पत्रकार विजय कुमार बंधु से पूछता है, अगर आज सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या ये आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा? ये अहम सवाल था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बंधु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, ये तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। दृढ़ संकल्प। क्योंकि अब ये आंदोलन हमारे लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन चुका है, आने वाली पीढ़ियों के लिए, शिक्षक के सम्मान के लिए। ये बात आंदोलन को एक नैतिक बल देती है। बिल्कुल।
और ठीक इसी नाटकीय पल के बाद एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है। अच्छा, क्या हुआ? किसी के मोबाइल पर फ्लैश होती है ब्रेकिंग न्यूज और देखते ही देखते ये खबर पूरी भीड़ में फैल जाती है। सरकार ने शिक्षकों के भारी प्रदर्शन के मद्देनजर टीईटी के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक तत्काल प्रभाव से बुलाने का निर्णय लिया है। ओह, तो सरकार ने प्रतिक्रिया दी आखिरकार? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये खबर सुनते ही पहले तो हजारों की भीड़ में गहरा सन्नाटा छा जाता है, शायद अविश्वास का या शायद प्रतीक्षा का। एकदम शांत हो गए सब। हाँ, कुछ पल के लिए। फिर धीरे धीरे कहीं से तालियां बजनी शुरू होती हैं और फिर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तो इसे एक सकारात्मक संकेत माना गया। हाँ, लोग इसे अपनी पहली जीत के रूप में देख रहे हैं। भीड़ से एक आवाज उभरती है जिसे कई लोग दोहराते हैं, चलो पहली जीत तो यही है कि बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंच तो गई, अब उन्हें हमारी बात सुननी पड़ रही है। ये घटनाक्रम अपने आप में काफी दिलचस्प है और विश्लेषण के कई बिंदु प्रस्तुत करता है। सरकार का ये कदम आनन फानन में टेट पर समीक्षा बैठक बुलाना, क्या ये वास्तव में समस्या का समाधान खोजने की दिशा में एक ईमानदार पहला कदम था? ये कहना मुश्किल है। या फिर ये सिर्फ बढ़ते हुए आंदोलन के दबाव को कम करने, उसे तात्कालिक रूप से शांत करने और थोड़ा समय हासिल करने की एक रणनीति मात्र थी? ये भी हो सकता है। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि महीनों या शायद सालों की संवादहीनता और सरकारी चुप्पी के बाद सिर्फ एक समीक्षा बैठक बुलाए जाने की खबर को भी प्रदर्शनकारी अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। ये उस समय प्रदर्शनकारियों और सत्ता के बीच मौजूद शक्ति संतुलन और संवाद की जटिल गतिशीलता को दर्शाता है। कभी-कभी, खासकर लंबे संघर्ष के बाद, सिर्फ अपनी बात को गंभीरता से सुने जाने का आश्वासन मिलना भी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त और जीत जैसा महसूस होता है। हाँ, लगता है कुछ तो हासिल हुआ। बिल्कुल। स्रोत कैसे इस छोटी सी घोषणा को आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चित्रित करते हैं, ये भी ध्यान देने योग्य है। तो जैसा कि हमने स्रोत सामग्री के माध्यम से देखा, ये कहानी एक अकेले शिक्षक के मन में उठते सवालों और दर्द से शुरू होकर सोशल मीडिया पर पनपते गुस्से, संगठनात्मक लामबंदी, बढ़ते तनाव और अंततः दिल्ली की सड़कों पर उतरे एक विशाल जनसमूह के संकल्प तक का सफर तय करती है। हाँ, एक पूरी यात्रा। ये सफर 25 नवंबर को एक महत्वपूर्ण लेकिन अनिश्चित मोड़ पर आकर ठहरता है। कहानी किसी स्पष्ट समाधान या निष्कर्ष पर खत्म नहीं होती। नहीं, अंत खुला है। सरकार द्वारा टेट पर समीक्षा बैठक बुलाने की खबर उम्मीद जगाती है, लेकिन ओपीएस जैसी मुख्य मांग पर अभी भी चुप्पी है। इसलिए अंत में एक अनिश्चितता और आगे के संघर्ष की संभावना बनी रहती है जी। लेकिन जो एक केंद्रीय भाव इस पूरी कथा में लगातार गूंजता रहता है, वो है शिक्षकों की अपने सम्मान के लिए लड़ाई। बिल्कुल, और ये हमें एक गहरे विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। स्रोत सामग्री का अंत भी एक तरह के सतर्क आशावाद और संघर्ष के जारी रहने, न्याय की शुरुआत हुई है, मंजिल अभी बाकी है, कि संकेत के साथ होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह के बड़े सामाजिक या पेशेवर आंदोलन केवल अपनी तात्कालिक और विशिष्ट मांगों को पूरा करवाने तक ही सीमित होते हैं? जैसे क्या ओपीएस बहाल हो जाए या टेट के नियमों में बदलाव हो जाए तो आंदोलन सफल मान लिया जाएगा? क्या यही सफलता है? हाँ, या फिर क्या इन आंदोलनों का महत्व तात्कालिक परिणामों से कहीं ज्यादा गहरा होता है? क्या ये आंदोलन, चाहे उनकी मांगे पूरी हों या ना हो, एक पेशेवर समूह जैसे शिक्षक और उन्हें नियंत्रित करने वाली व्यवस्था, सरकार, नीतियां, समाज के बीच के शक्ति संतुलन, आपसी समझ और संवाद की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। यह सवाल उठाता है कि ऐसे संदर्भों में जीत का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल नीतिगत बदलाव ही जीत है, या फिर अपनी आवाज को सुना जाना, व्यवस्था को संवाद के लिए बाध्य करना और अपने पेशेवर समूह के सम्मान को सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में लाना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? शायद दोनों ही हैं। हाँ, और क्या सम्मान सिर्फ नीतियों में बदलाव से मिलता है, या संवाद की प्रक्रिया शुरू होने में भी उसकी एक झलक दिखती है? ये सवाल शायद इस कहानी के केंद्र में है।